तो दोस्तों, पिछले कुछ दिनों में आपने टीवी चैनल्स के माध्यम से, न्यूज़ के माध्यम से या किसी और स्रोत के माध्यम से CAA यानी कि सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट के बारे में तो सुन ही लिया होगा। पिछले सोमवार को सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट पूरे भारत में लागू हो गया है और यह वह कानून है जो अब हर किसी के लिए माननीय होगा। अब एक्ट को लेकर बहुत सारी विचारधाराएं हैं, मनगढ़ंत कहानियां हैं, गुमराह करने वाली सूचनाएं भी हैं, बातें भी हैं, वाद भी है, विवाद भी है, लेकिन अपना अपना हर किसी का एक दृष्टिकोण है। लेकिन यदि उस दृष्टिकोण को सही दिशा ना मिले तो उस दृष्टिकोण का कोई महत्व नहीं होता। तो दोस्तों, हमारा वाद, हमारा विवाद, हमारा संवाद आज CAA यानी कि सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट को लेकर है। मैं कोशिश करूंगा कि मैं आपको CAA के बारे में उतनी जानकारी दे पाऊं जिससे कि आपको सही और गलत का फैसला करने में आसानी हो। ठीक है, आप अपने खुद के भी माध्यम से बहुत सारी स्रोतों से, ऑनलाइन भी, गवर्नमेंट की साइट्स पर भी जाकर इसके बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। तो दोस्तों, हमारे चैनल दृष्टिकोण के माध्यम से आज हम CAA के बारे में बात करेंगे और मैं हूं आपका दोस्त विकास भाऊ। जय श्री राम। देखिए दोस्तों, हमारे चैनल के माध्यम से हमारी पहली कोशिश यह होती है कि हम आपको सही जानकारी दें। आपके दृष्टिकोण दो अलग अलग डायरेक्शंस में जा सकते हैं, लेकिन अंत में किसी सही दृष्टिकोण को तो अपनी मंजिल तक पहुंचना पड़ेगा। इसलिए हमारी कोशिश है कि हम आपको वह इन्फॉर्मेशन दें जो कि आपके लिए ज़रूरी होती है, इस लिहाज से कि आप कोई सही फैसला कर पाएँ। ठीक है, तो अब दोस्तों मेरे को एक बात बताइए कि अगर किसी विषय पर आपको पूरा ज्ञान नहीं है और उसके बावजूद आप अपनी प्रतिक्रिया कहीं पर भी जाकर, चाहे सोशल मीडिया पर जाकर या कहीं और किसी दोस्त को भी बोलकर या किसी परिवार में बोलकर या किसी भी तरीके से उस इन्फॉर्मेशन को पास ऑन करना, तो वो एक लिंकअप बन जाता है एक दूसरे तक गलत इन्फॉर्मेशन जाने का। क्या यही कार्य सही दिशा में नहीं हो सकता? क्या आपके लिए ज़रूरी नहीं हो जाता कि आप सही इन्फॉर्मेशन हासिल करें और उसके बाद आप उसको साझा करें? आधी इन्फॉर्मेशन भी बहुत खतरनाक होती है दोस्तों। हमेशा किसी भी विषय पर अपनी प्रतिक्रिया देने से पहले पूरी इन्फॉर्मेशन अपने पास रखें, उसका ज्ञान रखें और उसके बाद ही अपनी राय व्यक्त करें। तो दोस्तों, CAA को अगर मैं छोटे शब्दों में समझाना चाहूँ तो बांग्लादेश, पाकिस्तान, श्रीलंका, अफ़गानिस्तान में रह रहे हमारे कुछ ऐसे हिंदू भाई हैं जिनके अंदर सिख, हिंदू, जैन, पारसी व बौद्ध ऐसे हमारे हिंदू भाई हैं जो कि प्रताड़ना सह रहे हैं, अत्याचार सह रहे हैं और वहाँ के लोग उनको गैर मुस्लिम कहते हैं। ठीक है, तो यह जो एक्ट है CAA, यह ऐसे ही हमारे हिंदू भाइयों को केवल नागरिकता देने का एक्ट है, ना कि किसी भी व्यक्ति की नागरिकता छीनने का एक्ट। तो सबसे पहले तो आप यह जानकारी पूरी रखें कि यह एक्ट किसी की नागरिकता नहीं छीनने वाला है भाई। ये उल्टा नागरिकता देगा उन हिंदू भाइयों को और वहाँ के मुल्कों के हिसाब से गैर मुस्लिम लोगों को नागरिकता देगा जिनके ऊपर अत्याचार हो रहे हैं। और यदि मैं इसमें गैर मुस्लिम कहता हूँ या फिर मैं ये कहता हूँ कि मुस्लिमों को इसके अंतर्गत नहीं रखा गया है, तो इसका मतलब किसी की भी भावना को ठेस पहुँचाने का नहीं है। इसका सीधा सा मतलब ये है कि बंटवारे के नाम पर उन लोगों को अपना अपना हिस्सा मिल चुका है, देश मिल चुका है एक पूरा। ठीक है, तो वहाँ पर वो इस्लामिक कंट्रीज़ हैं और इस्लामिक कंट्रीज़ में मेरे ख्याल से किसी भी मुसलमान के अधिकारों का हनन होने की कोई संभावना है ही नहीं और केवल इसी कारण की वजह से मुस्लिम्स को इस एक्ट के अंतर्गत नहीं रखा गया है। ठीक है, हमारे साथ, हमारे भारत में जो हमारे मुस्लिम भाई लोग हैं वो हमारे साथ बैठ के ऑफिसेस में काम करते हैं, हमारे साथ रहते हैं, कोई दिक्कत नहीं है।
ना ही आपकी नागरिकता जा रही है, ना ही आपके अधिकारों का हनन हो रहा है। ठीक है, क्योंकि आप स्वयं भी ये जानते हैं कि देश में जितनी भी योजनाएं होती हैं उन सब योजनाओं में आपकी भागीदारी भी है। ठीक है, अगर किसी के लिए एम्स हॉस्पिटल बना है तो उसमें ऐसा नहीं है कि केवल और केवल हिंदू जा सकते हैं, उसमें मुसलमान भी जा सकते हैं। तो आप लोगों को इस बात पर ख़ास तौर से गौर करना होगा। ये किसी की भी नागरिकता छीनने वाला एक्ट नहीं है, इसको ध्यान रखिए। लोग आपको भड़काएंगे, आपके राज्य में बहुत से सांसद, बहुत से मंत्री, बहुत से लोग होंगे जो कि आपको गलत तरीके से इसको समझाने की कोशिश करेंगे, लेकिन अंत में फैसला तो आप ही को करना है, हमारे देशवासियों को करना है, हमारे ही लोगों को करना है। और हम तो कहते हैं अतिथि देवो भव। ठीक है, तो और ये तो परिवार का हिस्सा है। जो लोग अत्याचार सह रहे हैं वहाँ पर, आप उस चीज़ को देखिए कि 22% थे पाकिस्तान में हिंदू, 22% से घटकर वो संख्या 2% रह गई है। यूट्यूब पे जाएंगे आपको बहुत सारे वीडियोस मिल जाएंगे जहाँ पर लाइव वीडियोस हैं अवेलेबल उनके ऊपर अत्याचार होने के। उनके लिए खाने के लिए शॉप्स में जो कि छोटी छोटी टापरी जिसे हम कहते हैं, उन पर भी वहाँ अगर पाकिस्तान में भिखारी मुल्क में खाना दिया जाता है ना, तो उन लोगों के लिए अलग से बर्तन रखे हुए हैं। क्या इस भेदभाव के साथ वो रह सकते हैं वहाँ पर? आप कल्पना भी नहीं कर सकते कि वहाँ माताओं और बहनों के साथ किस तरीके का व्यवहार होता है। ठीक है, मैं उस चीज़ को अगर ज़्यादा एक्सप्लेन करूँगा तो बहुत कुछ ऐसा होगा जो सेंसर्ड होगा, जो कि प्रॉब्लमेटिक है, दिखाना नहीं चाहिए। लेकिन यह चीज़ आपको खुद देखनी है। जब आप स्वयं इसके बारे में जानकारी हासिल करेंगे तो आपको पता चलेगा कि कितना ज़रूरी है ऐसे हमारे हिंदू भाइयों को नागरिकता देने हमारे देश में। ठीक है, अब ये तो रही बात कि CAA एक्चुअल में है क्या। मेरे ख्याल से काफ़ी आइडिया आपको लग गया होगा। भारत में नागरिकता लेने के लिए किसी भी व्यक्ति को भारत में जन्मा होना चाहिए। ठीक है, और या फिर इसके अलावा कम से भी कम वह व्यक्ति भारत में 11 साल रहा हो। ऐसे लोगों को भारत में नागरिकता मिलती है। लेकिन अभी जिस एक अलग कैटेगरी की, जिस हमारे हिंदू भाइयों की हमने बात करी, जो कि रिफ्यूजीज़ हैं जिनकी हमने बात करी, उनको नागरिकता देने का एक्ट ही CAA है, जो कि उन्हें एक ढाल प्रदान करता है, उनको अधिकार प्रदान करता है, कि उनको सेफ्टी प्रदान करता है। ठीक है, तो इस चीज़ को आपको समझना होगा। अब तो जिस अगले पॉइंट पर मैं बात करने वाला हूँ कि यह CAA का जो एक्ट है ये किस समुदाय को बाहर रखता है, ये मुस्लिम समुदाय को बाहर रखता है। और मैंने अभी पीछे भी आपको यही चीज़ बताई है कि जो कंट्रीज़ यानी कि अफ़गानिस्तान, पाकिस्तान, बांग्लादेश, ये जो कंट्रीज़ हैं ये ऑलरेडी इस्लामिक कंट्रीज़ हैं। और यदि आप इस्लाम को मानने वाले हैं तो आप ये चीज़ बेहतर तरीके से जानते हैं कि इस्लामिक कंट्री में एक इस्लाम मानने वाले यानी कि एक मुस्लिम को उसके अधिकारों का कोई हनन नहीं है, किसी भी प्रकार का कोई हनन नहीं है। तो इसी वजह से मुस्लिम लोगों को इस CAA एक्ट के अंतर्गत नहीं रखा गया है। तो ये चीज़ बहुत ही क्लियर है अपने आप में। यदि इसमें भी किसी को संकोच हो तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अब इन्हीं सब के बीच एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट जो फैक्टर है, बहुत ही इम्पॉर्टेंट लाइन है, वह यह है कि 31 दिसंबर 2014 तक जितने भी हिंदू भाई एज अ रिफ्यूजी भारत में आ चुके हैं, ये केवल और केवल उनको नागरिकता प्रदान करने का एक्ट है। तो इस छोटी सी बात को भी अपनी बुद्धि में डालिए, उसको समझिए। ये कोई ऐसा नहीं है कि कोई हुजूम आ गया या कोई भीड़ आ गई या कुछ आ गया और उसके बाद भैया सबको ना लो, ऐसा नहीं है। हर किसी का एक प्रोविज़न बनाया जाता है, कुछ मापदंड बनाए जाते हैं, उसके बाद ही किसी को नागरिकता प्रदान की जाती है। क्योंकि इन दी एंड, दूसरे एंड पे हमें हमारे देशवासियों को भी तो देखना है। हम एक हिंदू भाई के साथ बैठ के रोटी खा सकते हैं, बिल्कुल खा सकते हैं, उनको अपने हिस्से की आधी रोटी भी दे सकते हैं, क्योंकि हम हिंदू हैं और हम अतिथि देवो भव को मानते हैं। तो हमारे लिए कोई दिक्कत नहीं है भाई, किसी का कुछ नहीं जा रहा। कितनी ही संख्या है, कितने ही लोग हैं,
किसी का कुछ नहीं जा रहा। छोटी छोटी चीज़ों को पकड़ो, यहाँ पे बात करो, समझो, तब आपको पता चलेगा। अब हमारे लिए बहुत ज़रूरी हो जाता है यह जानना कि इन सभी प्रवासियों को नागरिकता लेने के लिए करना क्या होगा। देखिए, ऐसे जो भी CAA के अंतर्गत आते हैं लोग, जो भी प्रवासी हमारे भाई आते हैं, उनको उन सभी की सुविधा के लिए यह सारा काम है ऑनलाइन रखा गया। ये सारी प्रक्रिया ऑनलाइन रखी गई है और गृह मंत्रालय ने इसके लिए एक ऑनलाइन पोर्टल भी बना दिया है। अब जितने भी प्रवासी भारत में बिना दस्तावेजों के आए थे, उन प्रवासियों को यह साबित करना होगा कि वो किस तारीख या किस दिन भारत में आए थे, और उसी के हिसाब से, एक प्रॉपर वेरिफिकेशन के हिसाब से, उन लोगों को नागरिकता प्रदान की जाएगी। और इसके लिए उन्हें कोई दस्तावेज देने की ज़रूरत नहीं है। अब बहुत ही महत्वपूर्ण बात आती है कि हमारा जो विपक्ष है वह इस CAA एक्ट के खिलाफ क्यों है, उसके अगेंस्ट में क्यों है। तो आइए इसको भी समझ लेते हैं। CAA, देखिए, विवादास्पद नागरिकता संशोधन यानी कि CAA दिसंबर 2019 में पारित हुआ और पूरे देश में हमने विरोध और प्रदर्शनों का एक माहौल देखा है ना। कई विपक्षी दलों ने कानून की आलोचना की है, इसे भेदभावपूर्ण कहकर, और कांग्रेस पार्टी ने नियम की सूचना की समय सीमा के बारे में चिंता जताई है। इसे वेस्ट बंगाल और असम में होने वाले लोकसभा चुनावों को प्रभावित करने का इरादा बताते हुए कांग्रेस के सामान्य सचिव जयराम रमेश ने सर्वोच्च न्यायालय की हाल की चुनौती वाले मुद्दे पर सरकार को ध्यान भटकाने का आरोप लगाया है। उन्होंने कहा, नियमों की सूचना के लिए 9 विस्तारों के बाद चुनावों से पहले समय सीमा की सही समय पर नोटिफिकेशन करने की यह योजना विशेष रूप से वेस्ट बंगाल और असम में चुनावों को विभाजित करने के लिए स्पष्ट रूप से डिज़ाइन की गई है। केरल के मुख्यमंत्री श्री विजयन ने घोषणा की है कि CAA को राज्य में लागू नहीं किया जाएगा, जिसे सांप्रदायिक विभाजन को बढ़ावा देने वाला कानून बताया गया है। हालांकि स्टेट गवर्नमेंट अभी तक जितने भी बयानबाजी आई है, चाहे वो हमारे दिल्ली के केजरीवाल जी हों या फिर और कोई राज्य हो, तो वहाँ पर अब भटकाने का काम शुरू हो रहा है। बल्कि आपको इस समय सरकार का साथ देने के साथ साथ आपको लोगों को सही चीज़ बतानी चाहिए। आप गलत चीज़ें मत कोट कीजिए। एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ इसमें जो मतलब ऐड ऑन करने वाली है, जिसे कभी भूला भी नहीं जा सकता, कि CAA के खिलाफ उत्तरदायी प्रदर्शनों के बाद पुलिस कार्रवाई में 100 से अधिक जिंदगियों की मौत हो गई, जिसमें कई पुलिसकर्मी भी शामिल हैं। अब नियमों की सूचना का समय जान लेते हैं। जैसा कि पहले उल्लेख किया गया है कि CAA को करीब 4 साल पहले लागू किया गया था, पारित किया गया था। संसदीय प्रक्रिया के मैनुअल में उल्लेखित निर्देशों अनुसार किसी भी विधेयक के नियमों को राष्ट्रपति की स्वीकृति के 6 महीनों के भीतर बनाया जाना चाहिए या संसद के दोनों सदनों में उपविधायिका समितियों के विस्तार की मांग की जानी चाहिए। 2020 से गृह मंत्रालय के नियमों को बनाने के लिए संसदीय समितियों से नियमित अंतराल में विस्तार लिया है। हालांकि यह दिसंबर 2019 में ही यूनियन गृह मंत्री अमित शाह ने स्पष्ट किया था कि कोई भी CAA की कार्यान्वयन को रोक नहीं सकता, क्योंकि यह भूमि का कानून है। और उन्होंने यह भी कहा कि बीजेपी का यह समर्थन CAA को कार्यान्वित करने की प्रतिबद्धता है। सूचना के समय को लोकसभा चुनावों की घोषणा होने के कुछ दिन के बाद और उसके बाद मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट को लागू किया जा सकता है के रूप में भी देखा जा सकता है। अब नए नियमों के तहत कितने लोग नागरिकता के लिए तलाश कर सकते हैं, यह भी जानना ज़रूरी हो जाता है।
देखिए, अब इसमें कोई अनुमानित आंकड़ा प्रदान नहीं किया गया है, लेकिन गृह मंत्रालय की वार्षिक रिपोर्ट यानी कि 2021-2022 के अनुसार 1 अप्रैल 2021 से 31 दिसंबर 2021 तक पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान से इन गैर मुसलमान अल्पसंख्यक समुदायों के 1414 विदेशी नागरिकों को नागरिकता पंजीकरण या प्राकृतिकरण के तहत भारतीय नागरिकता प्रदान की गई थी। पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान से जो भी गैर मुस्लिम अल्पसंख्यकों को गुजरात, राजस्थान, छत्तीसगढ़, हरियाणा, पंजाब, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, दिल्ली और महाराष्ट्र से पंजीकरण या प्राकृतिकरण के तहत भारतीय नागरिकता प्रदान की जाएगी। तो दोस्तों, मेरा मानना यह है कि काफ़ी हद तक आपको इसके बारे में जानकारी मिली होगी। हमारी पूरी कोशिश रही है कि हम इसमें बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट्स इंक्लूड कर सकें, बता सकें, ऐड कर सकें, जिससे कि आपको इस बारे में फैसला लेने में आसानी हो कि सही दृष्टिकोण CAA के बारे में आखिर क्या है और क्या होना चाहिए। अब किसी भी तरह की गलत बयानबाजी को सुनकर यदि आप इन्फ्लुएंस होते हैं बिना जानकारी के, तो देखिए नुकसान उसमें देश का है। तो आप इस चीज़ को समझिए और उसके बाद अपनी प्रतिक्रिया दीजिए, ठीक है। तो मैं आशा करता हूँ कि आपको काफ़ी हद तक इसकी जानकारी मिली होगी। यदि हमारे द्वारा दी गई जानकारी भी आपके लिए अपूर्ण है तो आप स्वतंत्र हैं सही जानकारी प्राप्त करने के। आशा करता हूँ कि सरकार के फैसले पर आपको गर्व होगा। जय श्री राम।